नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। आज इस बहुत ही ज़रूरी चैप्टर हम करने जा रहे हैं जो कि अपठित गद्यांश। बहुत सारे बच्चों को अपठित गद्यांश में दिक्कत होती है, 5 सवाल आते ही हैं। अब वो 5 सवाल सीधे सीधे 5 नंबर के हैं, क्या ही करें, उसका कैसे पढ़ा जाए। चलिए उस हिसाब से देखते हैं। अपठित का अभिप्राय है जो पहले ना पढ़ा गया हो, यानी अपठित गद्यांश के जो प्रश्न आएंगे आपसे वो पाठ्य पुस्तकों से नहीं दिए जाएंगे। ये प्रश्न पत्र का वो अंश होता है जिसमें निर्धारित पुस्तक जो है उससे नहीं पूछा जाएगा। ये साहित्यिक पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं या समाचार पत्रों से ले लिया जाएगा। ठीक है। अब ऐसा गद्यांश भले ही निर्धारित पुस्तक से हटके होता है, पर उसका स्तर, विषय वस्तु और भाषा शैली वो सब पाठ्य पुस्तक जैसी ही होती है। तो उसके प्रश्नों को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। एक बार सरसरी दृष्टि से पढ़ ले पहले उसे। पहली बार में समझ में ना आए जो, उसे गहनतापूर्वक दोबारा पढ़ें। गद्यांश का मूल भाव अवश्य समझें। यदि कुछ शब्दों का अर्थ ना समझ में आए तो प्रसंग में जानने की कोशिश करें। व्याकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्दों को रेखांकित कर लें और अब जाकर संभावित प्रश्न ढूंढने का सवाल जो है कोशिश करें। तो ये तो है एक फॉर्मेट। मैं आपको बताता हूँ कि आप बेसिकली आप सीधे सीधे सॉल्व करने पर कैसे उतर सकते हैं। ये चीज़ों का रखें ध्यान। प्रतीकात्मक शब्दों एवं रेखांकित अंशों की व्याख्या करते टाइम विशेष ध्यान दीजिए। मूल भाव या संदेश संबंधी प्रश्नों का जवाब पूरे गद्यांश पर आधारित होना चाहिए। प्रश्नों का उत्तर देते समय यथासंभव अपनी भाषा का ध्यान रखें। उत्तर की भाषा सरल, सुबोध और प्रवाहमयी होनी चाहिए। प्रश्नों के जवाब गद्यांश पर ही आधारित रखें, अपने विचार या राय से ना रखें। और सटीक शब्दों में जवाब दें, घुमा फिरा कर जवाब देने का प्रयास ना करें। ठीक है, ये तो खैर बातें हैं। अब आइए देखते हैं कि करते कैसे। एक गद्यांश लेते हैं, उसके उदाहरण से देखते हैं। अभी गद्यांश पढ़े। वैदिक युग भारत का प्राय सबसे अधिक स्वाभाविक काल था। यही कारण है कि आज तक भारत का मन उस काल की ओर बार बार लोभ से देखता है। वैदिक आर्य अपने युग को स्वर्ण काल कहते थे या नहीं ये तो हम नहीं जानते, परंतु उनका समय हमें स्वर्ण काल के समान अवश्य दिखाई देता है। लेकिन जब बौद्ध युग का आरंभ हुआ, वैदिक समाज की पोल खुलने लगी और चिंतकों के बीच में उसकी आलोचना प्रारंभ हो गई। बौद्ध युग अनेक दृष्टियों से आज के आधुनिक आंदोलन के समान था। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध बुद्ध ने विद्रोह का प्रचार किया था। जाति प्रथा के बुद्ध विरोधी थे और मनुष्य को वो जन्मना नहीं कर्मणा श्रेष्ठ या अधम मानते थे। नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार देकर उन्होंने यह बताया था कि मोक्ष केवल पुरुषों के ही निमित्त नहीं है, उनके अधिकारिणी नारियां भी हो सकती हैं। बुद्ध की ये सारी बातें भारत को याद रही और बुद्ध के समय से बराबर इस देश में ऐसे लोग उत्पन्न होते रहे जो जाति प्रथा के विरोधी थे, जो मनुष्य को जन्मना नहीं कर्मणा श्रेष्ठ या अधम समझते थे। किंतु बुद्ध में आधुनिकता से बेमेल बात यह थी कि वो निवृत्तिवादी थे। गृहस्थी के कर्म से वो भिक्षु कर्म को श्रेष्ठ समझते थे। उनकी प्रेरणा से देश के हजारों लाखों युवक जो उत्पादन बढ़ाकर समाज का भरण पोषण के लायक थे, सन्यासी हो गए। और सन्यास की संस्था समाज विरोधी संस्था है। ठीक है, ये गद्यांश है, इसको दोबारा पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, पॉज कर लीजिए, आराम से पढ़िए। ठीक है, अब देखिए सवाल। प्रश्न 1, भारत किस काल को आज भी लज्जाई दृष्टि से देखता है। पहली दो पंक्तियों में अगर ये मैं सवाल देखूं, हाँ ठीक है, और पहली दो पंक्तियों में मुझे इसका जवाब मिल जाएगा। यहाँ देखिए, वैदिक युग, आज तक भारत का मन उसे बार बार लोभ से देखता है। ठीक है, ललचाई दृष्टि, लोभ, लालच, वैदिक युग की बात हो रही है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा वैदिक युग। स्वर्ण काल का आशय क्या है, इसे किसका काल माना जाता है। स्वर्ण काल ये रहा। वैदिक अपने आप को कहे हम नहीं मानते, लेकिन जब बौद्ध युग का आरंभ हुआ यहाँ आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। बौद्ध काल आज के आधुनिकता आंदोलन के समान क्यों था, उसका उत्तर आपको यहाँ मिल जाएगा। बुद्ध की बातों का प्रभाव किस तरह दृष्टिगोचर होता है, उसका उत्तर आपको इन पंक्तियों में। और संन्यास की संस्था को समाज विरोधी क्यों कहा गया है, ये आपको अंतिम की जो पंक्तियां हैं 2-3 उसमें मिल जाएगा। यानी कि अब अगर मैं इसके उत्तर लिखने बैठूंगा तो बताऊंगा भारत किस काल को आज भी ललचाई दृष्टि से देखता है, तो भारत वैदिक काल को आज भी ललचाई दृष्टि से देखता है। स्वर्ण काल का आशय क्या है, उसे किसका काल माना जाता है। स्वर्ण काल का आशय उस काल से जिसमें कभी सुख शांति से रहते हो तथा आर्थिक, धार्मिक और साहित्यिक उन्नति अपने चरम पर, इसे वैदिक कार्यों का काल माना जाता है। बौद्ध काल आज के आधुनिकता आंदोलन के समान क्यों था, तो समानताएं बता दी मैंने, जैसे जाति प्रथा को महत्व न देना, मनुष्य को जाति से नहीं कर्म के आधार पर श्रेष्ठ या नीच समझना और नारियों को पुरुषों के समान अधिकार देना आदि। अब बुद्ध की बातों का प्रभाव किस तरह दृष्टिगोचर होता है, तो लोग वो प्रभावित है जो जाति प्रथा के विरोधी हैं, स्त्रियों को पुरुषों के समान ही मानने के पक्षधर हैं, मनुष्य की श्रेष्ठता को उसका कर्म मानते, सारे जो आपको यहीं मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपठित गद्यांश देखते हैं और उसका उत्तर करते हैं। ठीक है, अब जैसे एक और लॉन्ग फॉर्मेट एक और देख लेते हैं। जैसे कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला, देश विदेश से बधाई के संदेश आए। उनके पड़ोसी ने उन्हें बधाई नहीं दी। टैगोर को व्यवहार अखरा, लेकिन उन्होंने उसे बुलाने की कोशिश की पर भुला नहीं पाए। बार बार उनके सामने उसका चेहरा आ जाता था। वह जब जब उसके बारे में सोचते क्रोध से भर जाते। अगली सुबह वो समुद्र के किनारे टहल रहे थे। सूर्य की किरणों में सागर चांदी से चमक रहा था। तभी उनकी नज़र जो है करीब ही पड़े पानी के गड्ढे पर पड़ी। वहाँ भी सूर्य की किरणें बराबर पड़ रही थी।
तभी उनको ख्याल है कि सूर्य ने तो सब पर बराबर किरणें फैलाई हैं, उसने तो समुद्र और गड्ढे में कोई अंतर नहीं किया। तो टैगोर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि यदि दूसरा अपनी उदारता छोड़ रहा है तो वो क्यों छोड़े। तत्काल उन्होंने उसके घर जाकर उनके चरण स्पर्श किए। उसकी आंखें गीली हो गई। वो बोला, आप जैसे देवतुल्य को यह पुरस्कार मिलना ही चाहिए था। यह कहकर उसने टैगोर के चरण स्पर्श किए और दोनों के बीच की दूरी मिट गई। अब इससे सवाल आया कि रविन्द्रनाथ को पड़ोसी का व्यवहार क्यों खड़ा। भैया सारे जवाब आपको इसी में मिलेंगे। कविवर रविन्द्रनाथ को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उन्हें चारों ओर से बधाई संदेश मिले, लेकिन पड़ोसी ने नहीं दी, इसलिए व्यवहार अखड़ गया। पड़ोसी के व्यवहार से टैगोर कैसे प्रभावित हो रहे थे, भूलना चाह रहे थे, भूल नहीं पा रहे थे, चेहरा बार बार आंखों के सामने घूम रहा था, क्रोधित हो जा रहे थे। टैगोर को गलती का एहसास कब हुआ, जब वो समुद्र तट पर देखा उन्होंने और देखा कि सूर्य सागर और पानी के गड्ढे के बीच में भेदभाव नहीं करता है, किरणें समान रूप से बिखेरता है। पड़ोसी ने अपने व्यवहार की भूल किस तरह सुधारी, तो जब टैगोर पड़ोसी के घर गए तो पैर छुए तो उन्होंने कहा, आप जैसे देवतुल्य को पुरस्कार मिलना ही चाहिए था। उसने भी टैगोर के पैर छूकर अपनी भूल का सुधार किया। इस गद्यांश से आपको क्या शिक्षा मिलती है? गद्यांश में यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध सद्गुणों का नाशक है, अतः हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जो हमारे एग्जाम में जिस तरह के उदाहरण आते हैं उसमें। एक जंगल में पारिजात का एक पेड़ था। पारिजात का अपना कोई मुकाबला नहीं था, उसकी सुंदरता बेजोड़ थी, उसका रंग रूप निराला था। पारिजात को भी अपने गुणों का पूरा पूरा पता था। नीला आसमान में सर उठाए शान से खड़ा रहता, मानो पेड़ों का सरताज हो। जब बाहर के दिन आते तो पारिजात अनगिनत नन्हे नन्हे फूलों से लद जाता, लगता मानो किसी ने आकाश से सारे तारे तोड़कर पारिजात की शाखों पर टांग दिए। नन्हे फूलों से झिलमिलाता पारिजात जब सुगंध भरी पराग जंगल में बिखेरता तो जंदन नंदन वन बन जाता। चुंबक की तरह पारिजात सबको अपनी तरफ खींचता, जिसको देखो वही पारिजात की तरफ भागता। सतरंगी शालें ओढ़ी चटकीली तितलियां सहेलियों के साथ झुंड का झुंड बनाकर पारिजात का श्रृंगार देखने आती तथा जाते जाते फूलों को खींचकर ढेर सारा पराग अपने साथ ले जाती। ठीक है, तो ये है गद्यांश, किसी गद्य का एक अंश है। अब आ जाएंगे खट से सवाल। जंगल में किसका पेड़ था? पारिजात का। ठीक है, पारिजात अपने आप को क्या समझता था? पेड़ों का सरताज, पेड़ों का दास, ईश्वर, इनमें से कोई नहीं, पेड़ों का सरताज समझता था। ठीक है, अनगिनत फूलों से कब लग जाता था? बाहर में, पतझड़ में, वर्षा में या सर्दी में? तो बाहर में। तितलियां क्या करती थी? फूलों का पराग ले जाती थी, फूल ले जाती थी, डाल पर गाना गाती थी या कुछ नहीं करती थी? वो फूलों का पराग ले जाती थी। इसके सारे उत्तर यही मिल जाएंगे आपको। इस गद्यांश का शीर्षक है पारिजात एक वृक्ष, पारिजात पेड़ों का सरताज, पारिजात जंगल का राजा, इनमें से कोई नहीं। पारिजात पेड़ों का सरताज को हम ले सकते हैं इसका, है ना। अगला देखिए, बढ़ती जनसंख्या ने अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है। रोटी कपड़ा मकान की कमी, बेरोजगारी, निरक्षरता, कृषि एवं उत्पादन में कमी आदि। हम जितना अधिक उन्नति कर रहे हैं या विकास कर रहे हैं, जनसंख्या उसके अनुपात में कहीं अधिक बढ़ जाती है। बढ़ती जनसंख्या के समक्ष सभी सरकारी प्रयास भी असफल दिखाई देते हैं। कृषि उत्पादन और औद्योगिक विकास बढ़ती जनसंख्या सामने नगण्य सिद्ध हो रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण की अति आवश्यकता है। इसके बिना विकास के किए गए सभी प्रकार के प्रयत्न अधूरे रह जाएंगे। अब सवाल देखिए, बढ़ती जनसंख्या ने किसको जन्म दिया है? बढ़ती जनसंख्या ने अनेक प्रकार की समस्या को जन्म दिया। रोटी कपड़ा मकान की कमी, बेरोजगारी, निरक्षरता, इस सब के सब उत्पादन में कमी है ना। तो यहाँ पे क्या है? दुर्गुणों को, समस्याओं को, दुर्भावनाओं, अनेक प्रकार की विपदाओं को। अब अनेक प्रकार की समस्याओं को या विपदाओं को अपने मन से नहीं लिखना, उसमें जो लिखा है वही। अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यानी हम भी यहाँ पर समस्याएं ही करेंगे। ठीक है, अगला, विकास कार्य क्यों नहीं दिखाई देते? राजनीतिक अक्षमता के कारण, समस्याओं के कारण, भ्रष्टाचार के कारण या जनसंख्या की वृद्धि? यहाँ क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे है ये देखिए। विकास बढ़ती जनसंख्या के सामने नगण्य सिद्ध हो रहा है। ठीक है, क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण, जनसंख्या की वृद्धि के कारण। अपने मन से नहीं करना है आंसर। बढ़ती जनसंख्या में इनमें से किस समस्या को जन्म नहीं दिया है? तो पहले देखिए क्या कहते हैं, कृषि उत्पादन और औद्योगिक विकास। ठीक है, उन्नति, हाँ ठीक है। तो कृषि उत्पादन और औद्योगिक विकास जो है वो हमने यहाँ पे, ये देखिए, कृषि उत्पादन और औद्योगिक विकास बढ़ती जनसंख्या के सामने नगण्य सिद्ध हो रहे हैं। तो अगर वो दोनों यहाँ पे हैं तो हम उन दोनों का अलाव करेंगे। ठीक है, अब रोटी कपड़े की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, निरक्षरता की समस्या, ये सब भी, पर दहेज की समस्या का जनसंख्या से कोई लेने देना नहीं है। ठीक है, ओके, रिपोर्ट है। बढ़ते जन कौन से प्रयास असफल दिखाई देते हैं? सभी मानवीय, सरकारी, गैर सामाजिक या गैर सरकारी। क्या है यहाँ पे, ये देखिए, जनसंख्या के समक्ष सभी सरकारी प्रयास असफल दिखाई देते हैं, यानी यहाँ पर सरकारी। नगण्य शब्द का अर्थ क्या होता है? हाँ, ये चीज़ें जो पता नहीं पड़ेंगी, ये वहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। बहुत, थोड़ा, पर्याप्त या अपर्याप्त। नगण्य मतलब होता है थोड़ा बहुत, कम। ठीक है, अब देखिए उदाहरण 3 है।
गर्मी के इस प्रकोप से अपने आप को बचाने के लिए मनुष्य ने उपाय खोज निकाले हैं। साधारण आय वाले घरों में बिजली के पंखे चल रहे हैं जो नर नारियों के पसीने से रक्षा करते हैं। अमीरों के यहाँ वातानुकूलन यंत्र लगे हैं। समर्थ जन गर्मी से बचने के लिए पहाड़ी स्थलों पर चले जाते हैं और ज्येष्ठ की तपती दोपहरी पहाड़ की ठंडी हवाओं में बिताते हैं। प्यास बुझाने के लिए शीतल पेय है। बर्फ और बर्फ से बने पदार्थ ग्रीष्म के शत्रु और लोगों के लिए वरदान है। गर्मी से प्रकोप के लिए किसने उपाय खोज निकाले? मछलियों ने, जानवरों ने, मनुष्यों ने, इन सभी ने किए हैं। परंतु ये बताइए कि हम इसमें क्या कहा गया है? मनुष्य ने उपाय खोज निकाले, तो हम सिर्फ मनुष्य की बात करेंगे। ठीक है। दूसरा, अमीरों के यहाँ क्या लगे हुए हैं? भूकंप रोधी यंत्र, परीक्षण यंत्र होंगे भाई, उपयुक्त सभी भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या बताया गया है जब इस गद्यांश में कि वातानुकूलन के यंत्र लगे, तो हम सिर्फ उसी की बात करेंगे। भूकंप रोधी यंत्र अगर किसी के घर में लगा है तो लगाओ भाई, हमें क्या है ना। समर्थ जन गर्मी से बचने के लिए कहाँ चले जाते हैं? हिमालय पर नहीं, शिमला, कन्याकुमारी, कहीं भी जाए। पहाड़ों पर हमें बताया गया है, हम यहाँ पर पहाड़ों पर ही करेंगे, अपने मन से कुछ नहीं करना है। प्यास बुझाने के लिए क्या है? पानी है, शीतल पेय है, घड़े का जल है या फ्रिज का जल है? अब ये है तो चारों ही चीज़ें, पर इसमें क्या लिखा गया है? प्यास बुझाने के लिए शीतल पेय है, यानी कि हम जो है शीतल पेय करेंगे। पानी, घड़े का जल, फ्रिज का जल नहीं करेंगे। प्यास तो सबसे बुझ जाती है, परंतु हम अपठित गद्यांश कर रहे हैं। सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देना है, गद्यांश के हिसाब से जवाब देना है। गर्मी में आम लोगों के लिए क्या है? शीतल पेय, पानी, प्याऊ, बर्फ या बर्फ से बने पदार्थ। ये पता है, मैं आखिरी सेंटेंस में था ये, बर्फ और बर्फ से बने हुए पदार्थ। ठीक है, इस तरह से आप गद्यांश पढ़ें और उसके जवाब जो है देते चलें। ठीक है, इसके अलावा 2 गद्यांश और है इसमें, मैं दोनों आपको दिखा देता हूँ, पर इसके जवाब जो है वो आप स्वयं करेंगे और मुझे बताएंगे क्लास में। ठीक है, तो संसार में शांति, व्यवस्था और सद्भावना के प्रसार के लिए बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद, चैतन्य, नानक आदि महापुरुषों ने धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ का निर्देश किया, किंतु बाद में यही धर्म मनुष्य के हाथ में एक अस्त्र बन गया। धर्म के नाम पर पृथ्वी पर जितना रक्तपात हुआ उतना किसी और कारण से नहीं हुआ, पर धीरे धीरे मनुष्य अपनी शुभ बुद्धि के धर्म से कारण होने वाले अनर्थ को समझने लग गया है। भौगोलिक सीमा और धार्मिक विश्वास जनित भेदभाव अब धरती से मिटते जा रहे हैं। विज्ञान की प्रगति तथा संचार के साधनों में वृद्धि के कारण देशों की दूरियां कम हो गई हैं। इसके कारण मानव मानव में घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य, कटुता में कमी नहीं आई। मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है शिक्षा का व्यापक प्रसार। ठीक है, इस पर प्रश्न देखिए, मनुष्य धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को कैसे समझने लगा है? विज्ञान की प्रगति और संचार के साधनों की वृद्धि का परिणाम क्या हुआ है? देश में आज भी कौन सी समस्या है? किस कारण से देश में मानव के बीच घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य, कटुता में कमी नहीं आई है? मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन क्या है? और ये गद्यांश के बेसिस पे आपको इनके जवाब देने हैं, अपने मन से नहीं देने, तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आखिरी एक और उदाहरण देखिए, कार्य का महत्व और उसकी सुंदरता उसके समय पर संपादित किए जाने पर ही है। अत्यंत सुगढ़ता से किया हुआ कार्य भी यदि आवश्यकता से पूर्व न पूरा हो सके तो उसका किया जाना निष्फल होगा। चिड़ियों द्वारा खेत चुग लिए जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सर्वत्र उपहास का पात्र ही बनेगा। उसके देर से किए गए उद्यम का कोई मूल नहीं होगा। श्रम का गौरव तभी है जब उसका लाभ किसी को मिल सके। यदि इसी कारण यदि बादलों द्वारा बरसाया गया जल कृषक की फसल को फलने फूलने में मदद नहीं कर सकता तो उसका बरसना व्यर्थ ही है। अवसर का सदुपयोग न करने वाले व्यक्ति को इसी कारण पश्चाताप करना पड़ता है। अब प्रश्न देखिए, जीवन में समय का महत्व क्यों है? आपको इसके बस हिसाब से बताना है, अपने मन से नहीं। खेत का रखवाला उपहास का पात्र क्यों बनता है? चिड़ियों द्वारा खेत चुग लिए जाने पर भी यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सर्वत्र उपहास का पात्र बनेगा। इस संबंध में सर्वत्र का प्रकार क्या है? बादल का बरसना व्यर्थ है यदि, और गद्यांश का मुख्य भाव क्या है, मुख्य भाव क्या है? ठीक है, तो बच्चों ये था अपठित गद्यांश। जो आपने ना पढ़ा हो वैसा गद्यांश आएगा, उससे आपको सवाल करने हैं। 2 मैंने भी दिए हैं इसमें, इसको भी हल करें, मुझे बताएं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा गद्यांश की प्रैक्टिस करते रहें। इसका ऐसे ही आएगा कि आप अखबार पढ़ते रहें, किताबें पढ़ते रहें, कहानियाँ पढ़ते रहें, उसमें से आप पढ़ेंगे धीरे, जैसे आपकी समझ विकसित होगी उतने ही आसानी से आप अपठित गद्यांश को सॉल्व करते चले जाएंगे। चलिए, इसमें इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे बाकी के चैप्टर्स में, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और चीज़ें जो थोड़ी बहुत और क्लैरिटी आपकी बढ़ी होगी। ठीक है, धन्यवाद।